In last lecture, we have discussed the three main characteristic properties of the colloidal solutions, that is physical properties, colligative properties, and mechanical properties. Okay, so today in this video, we are going to discuss the remaining two major, or you can say the important properties of the colloidal solutions, and that is optical properties, एंड द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, अब ये टिंडल इफेक्ट है क्या, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने। ओके, सो क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन है हमारे पास ये, दिस इज नोन एज द ट्रू सोल्यूशन। और अगर हम यहाँ पे कोई एक लाइट सोर्स हम यहाँ पे इल्यूमिनेट करते हैं कि वहां से जो लाइट है वो इस सोल्यूशन में से पास होके जाए, ठीक है। तो जब इसमें से लाइट पास होती है, ट्रांसमिट होती है, और ऊपर से अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, मीन्स हमने एक डार्क रूम में एक बीकर में हमने क्या रखा हुआ है, ट्रू सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से हम लाइट पास कर रहे हैं और ऊपर से हम देख रहे हैं बीकर के अंदर, तो हमें जो ये लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होता। मीन्स जो लाइट यहां से पास होके जा रही है वो सारी की सारी क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। और अगर यही सेम प्रोसेस हम करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में, ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या दिखता है हमें कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट यहां से जा रही है वो ट्रांसमिट तो हो रही है, ठीक है, इस सोल्यूशन में से ट्रांसमिट तो हो रही है, ठीक है, यहां से ऐसे पास हो जाएगी, बट कुछ लाइट क्या होगी, इस सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा के ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ऊपर को भी स्कैटर होके आती है, ठीक है। तो हम जो एंगल से देख रहे हैं दैट इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है जी। तो 90 डिग्री एंगल पे मीन्स हम उसको परपेंडिकुलरली हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें उस लाइट का पाथ जो है बहुत इजी तरीके से विजिबल हो रहा है। मीन्स हम देख सकते हैं कि लाइट जो है इस डायरेक्शन में यहाँ पे जा रही है। वो कैसे दिखा, ट्रू सोल्यूशन में तो नहीं दिखा हमें, बट कोलाइडल सोल्यूशन में दिखा हमें ये चीज, कोलाइडल सोल्यूशन में ये चीज ऑब्जर्व हुई, ठीक है। अब ये क्यों ऑब्जर्व हुई, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, सो इस वजह से हमें लाइट जो है वो 90 डिग्री एंगल पे, राइट एंगल पे हमें क्या करेगी, वो उसका पाथ दिखाई देगा, हमें पता लगेगा वहां से में कि लाइट जो है ऐसे पास होके जा रही है। ये जो हमें यहाँ पे जो लाइट दिख रही है, इस यहाँ से विजिबल हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे जो है पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो ऐसे ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज फिनोमेना देखने को नहीं मिलता, और यही फिनोमेना जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था टिंडल, एंड दैट इज व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। अब एक्चुअल में अगर इसको डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं हम, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कोलाइडल सोल एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज अ मेजर कॉज, क्या कारण हुआ इसमें, इसमें कारण है जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके साथ लाइट के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और वहां पे स्कैटरिंग हो रही है, वहां पे क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है। अब ये चीज हमें ट्रू सोल्यूशन में नहीं दिखी, क्यों, इसका रीजन क्या है, मेजर रीजन क्या है। अब दोनों सोल्यूशन में डिफरेंस क्या था, द साइज ऑफ द पार्टिकल, क्या था, साइज ऑफ द पार्टिकल। हमने स्टडी किया हुआ है कि ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, उनका जो साइज है दैट इज लेस देन दैट ऑफ 1 नैनोमीटर, ठीक है। पार्टिकल का साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से छोटा है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो इतने छोटे पार्टिकल होने की वजह से क्या कर सकते हैं, जो लाइट है उनको स्कैटर नहीं कर पाते हैं। बट कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स बड़े साइज के होने की वजह से वहां पे स्कैटरिंग जो है वो इजिली हमें ऑब्जर्व होती है, ठीक है। सो यही कारण है, यही है हमारा कॉज टिंडल इफेक्ट का, कि देयर इज ए लार्ज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। और मैक्सिमम स्कैटरिंग जो है वो ऑब्जर्व होती है एट राइट एंगल पे, इसलिए हम उसको राइट एंगल पे वहां से विजुलाइज करते हैं, ठीक है, कि जो हमारा इंसिडेंट लाइट है उसका पाथ क्या है,
क्लियर। फर्दर जो इंटेंसिटी है इस लाइट की, जो स्कैटरिंग हमारे पास हो रही है, कितना हमें डार्क वो दिखाई देगी, कितनी हमें ब्राइट वो दिखाई दे रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, उनके बीच में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है। ठीक है, सो अगर तो हमारे पास इसमें कंसिडरेबल डिफरेंस है, मींस ज्यादा डिफरेंस है, तो हमें वहां पे स्कैटरिंग भी ज्यादा ऑब्जर्व होगी, मींस वो लाइट जो हमें स्कैटर होकर दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देगी हमें। ठीक है, अगर उनमें डिफरेंस बहुत कम है तो हमें वो स्कैटरिंग भी क्या है, बहुत लाइट सी दिखाई देगी, बहुत ज्यादा हमें ब्राइट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, यही बात हमें देखने को मिलती है अगर हम कंपेयर करते हैं दो कोलाइडल सॉल्यूशंस, एक हमारा लायोफिलिक और दूसरा हमारा लायोफोबिक। ठीक है, अब लायोफोबिक जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देयर इज ए हाई डिफरेंस। ओके, बट इन केस ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सोल देयर इज ए वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल एंड द डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, तो उस केस में हमें टिंडल इफेक्ट जो है बहुत ही कम दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, देयर इज ए लेस चांसेस टू ऑब्जर्व द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, लेस चांसेस टू ऑब्जर्व द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि देयर इज ए वेरी लिटिल और नो टिंडल इफेक्ट इन द लायोफिलिक सोल्स, whereas we observe a very high intensity of the scattered light, ठीक है, during the scattering of light by the lyophobic colloids। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है, ये फिनोमेना हम स्टडी क्यों करते हैं, क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इससे? जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वी कैन से द टिंडल इफेक्ट प्रोवाइड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड द colloidal solution। So we can easily distinguish between the true solution and the colloidal solutions। भी कौन सा हमारे पास solution colloidal है, कौन सा हमारे पास true solution है, वो कैसे पता लगेगा? देखो, अब जो true solution है और जो colloidal solution है देखने में दोनों एक जैसे के लगते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्ड आई से देख रहे हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों होमोजेनियस सॉल्यूशन दिखाई देते हैं। बट अंडर माइक्रोस्कोप हमने देखा है कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या है, वो होमोजेनियस ही होते हैं, बट जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है वो हेटेरोजेनियस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यही फिनोमेना यहाँ पे लगाएं, मींस हम टिंडल इफेक्ट वहां पे ऑब्जर्व करें, इन दोनों सॉल्यूशन में हम लाइट पास करें और ऊपर से हम इसको देखना शुरू करें, तो हमें पता लगेगा भी कौन सा सॉल्यूशन जो है कोलाइडल है, कौन सा सॉल्यूशन जो है हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। एक तो ये हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक तो कंफर्म हो गया, दूसरी ये चीज हुई कि अब हमने देखा था कि टिंडल इफेक्ट क्यों ऑब्जर्व होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स मतलब क्या बताते हैं हमें कि वो सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस ना होके हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है। सो वी कैन इजीली कंफर्म द heterogeneity ऑफ कोलाइडल सोल। ठीक है, कोलाइडल सोल्स की हम हेटेरोजेनिटी जो है वो भी इजीली कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई ये हमारे पास जो है सॉल्यूशन जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है और वो हेटेरोजेनियस है। थर्ड, अब क्योंकि टिंडल इफेक्ट ने हमें ये बताया कि सॉल्यूशन जो है हमारे वो हेटेरोजेनियस हैं और वो क्या कर रहे हैं, स्कैटरिंग करते हैं, तो ये इफेक्ट जो है हमें बड़ा ही हेल्पफुल रहा इन डिवाइसिंग द वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट नोन एज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो वी कैन easily devise an instrument that is known as अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में हम इजीली जो है कोलाइडल सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यस दीज आर कोलाइडल सोल और दीज आर द ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये तो था हमारा टिंडल इफेक्ट का फिनोमेना। नेक्स्ट जो हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है दैट इज कलर ऑफ द कोलाइडल सोल। कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके, अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर है दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। मींस जो वेवलेंथ स्कैटर होके आ रही है लाइट की दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स और द नेचर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना, अगर साइज जो है पार्टिकल्स का बड़ा बड़ा है तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो लाइट वहां पे स्कैटर होगी वो हमें विजुलाइज होगी और उस तरह का हमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ऑब्जर्व होगा।
ठीक है ना। सो वी कैन से कि जो कलर है कोलेटरल सोल्यूशन का, दैट डिपेंड्स अपॉन द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द लाइट। ठीक है, जो लाइट वहां से स्कैटर होके जा रही है, ठीक है, वो किस तरीके की लाइट ऑब्जर्व हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो लाइट वहां पे ऑब्जर्व हो रही होगी उस टाइप का हमें वहां पे जो सोल्यूशन है वो ऑब्जर्व होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, एक बीकर में हमने मिल्क लिया हुआ है, तो वी हैव ए मिल्क। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, हमने क्या डाला इसमें, वाटर डाल दिया। ठीक है, मिल्क और वाटर का हमने मिक्सचर ले लिया, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, लाइट पास कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, लाइट पास कर रहे हैं। तो जो लाइट यहां से एक तो ट्रांसमिट होगी, दूसरी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है ना, दूसरी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ही लाइट इसमें गई वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट भी करेगी, स्कैटर भी करेगी और ट्रांसमिट भी होगी। तो अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट की तरफ से देखते हैं, मीन्स अगर हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं इस मिक्सचर को, तो हमें क्या दिखता है कि ये सोल्यूशन जो है हमें वो रेड कलर का दिखाई देता है। वो क्या दिखाई देता है, हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट को देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहे हैं, मीन्स हम इस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस मिक्सचर को, तो हमें वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्कैटरिंग हो रही है, अब यहाँ पे जो है हमें रेड कलर की लाइट स्कैटर होकर दिखाई दे रही है, और यहाँ पे हमें जो लाइट दिखाई दे रही है वो क्या, हमें ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होकर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें गोल्ड का जो सोल होता है, गोल्ड का जो सोल है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो गोल्ड का सोल है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है अगर पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत छोटा है, इफ द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल का साइज बढ़ना शुरू होता है, मींस वी हैव द लिटिल लार्ज पार्टिकल्स, तो कलर जो होगा वो रेड से क्या करेगा, वो पर्पल पे जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो क्या करेगा, पर्पल हो जाएगा। अगर पार्टिकल्स थोड़े और बड़े हो जाएंगे, ठीक है, वेरी लार्ज पार्टिकल्स हैं, देन सोल्यूशन विल बी विजिबल एज ब्लू इन कलर। ठीक है, और अगर हमारे पास पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, तो मींस जैसे हमने गोल्ड का कोई मेटल जो है पूरा पूरा पीस जो है वाटर में डाल दिया, वो हमें क्या दिखाई देगा, हमें येलो कलर का दिखाई देगा। ठीक है, वो क्या हमें दिखाई देगा, येलो कलर का दिखाई देगा, मींस हमारा जो मेटल है वो बल्क में है। ठीक है, दैट इज नॉट इन द कोलाइडल सोल, दैट इज इन द बल्क। ठीक है, सो गोल्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें शो करता है। ठीक है, अगर तो बल्क में है, बड़े बड़े पार्टिकल्स है, तो वो ब्राइट येलो कलर का दिखाई देगा। अगर पार्टिकल्स हमने थोड़े से छोटे कर दिए तो वो ब्लू कलर का दिखाई देगा, और छोटे पार्टिकल्स करेंगे तो पर्पल कलर का दिखाई देगा। अगर सबसे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे तो हमें वो सोल्यूशन क्या दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा। सो ये तो था हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट आर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ओके। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से हमारा मतलब है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो उस इलेक्ट्रिकल चार्ज से हम कुछ ना कुछ क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन सी दो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। पहले तो हम बात करते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमें कैसे मिलता है, कैसे पता लगता है कि चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है ना, कैसे चार्ज आता है उनके ऊपर, हम ये स्टडी करते हैं पहले। सो देखो क्या होता है कि हमें पता है कि हमने स्टडी किया हुआ ऑलरेडी कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन वी ऑब्जर्व दैट कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है ना, तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी हम कुछ और प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उससे कुछ और प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मींस अगर कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज है, इफ देयर इज ए चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, सपोज इनके ऊपर क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, सो इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो जो सॉल्यूशन होगा हमारा, डिस्पर्शन मीडियम होगा, उसमें क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली अगर इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, सो दैट कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एज ए होल क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ठीक है ना, सो द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन पोजेस द इलेक्ट्रिकल चार्ज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सो दिस प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। ओके, सो सोल पार्टिकल्स विल हैव द सेम चार्ज. For example, one particle is having the negative charge, another particle will also have the negative charge, another particle will also have the negative charge. So because of the similar charge on the colloidal particles, they will repel each other. They will repel each other. So repel करेंगे तो particles क्या रहेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, coagulate नहीं करेंगे. तो यही कारण है कि जब ये मूव करते करते एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो इनमें रिपल्शंस होती हैं, रिपल्शंस की वजह से क्या है, ये मूव करते रहते हैं.
ठीक है, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, ये मूव करते रहते हैं। तो यही हम कहते हैं कि अगर पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं हो रहे हैं तो मींस वो हमारा कोलाइडल सोल क्या है, वो स्टेबल है। ठीक है, जैसे हमने ऑब्जर्व किया था कि ड्यूरिंग द प्रेपरेशन फेरिक हाइड्रोक्साइड के जब वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या है, फेरिक आयन डिपॉजिट कर जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा मीडियम कौन सा वहां पे, तो फेरिक आयन उसके ऊपर डिपॉजिट करके तो वो हमारा पॉजिटिव चार्ज सोल बन जाता है। सिमिलरली जब हम आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाते हैं, सो वी ऑब्जर्व कि उसके ऊपर क्या है, सल्फाइड जो है आयंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो नेगेटिव चार्ज सोल बनाता है। अब ये चार्ज आता कैसे है, ओरिजिनेट कैसे होता है चार्ज के ऊपर, ठीक है। सो देयर आर वेरियस रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ द चार्ज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हम रीजन ये कह सकते हैं कि क्या हो रहा है कि हम जब पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है, जब पार्टिकल्स बनते हैं तो क्या होता है कि वो मूव करते हैं और मूव करने पे जो हमारे पास है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल वो कोलाइड करते हैं डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल से। ठीक है, उनके बीच में क्या होता है कि जब वो कोलाइड करते हैं, अगर कोलाइड भी नहीं करते एक दूसरे के पास से निकल जाते हैं तो वहां पे क्या होती है, देयर विल सम फ्रिक्शन। ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन क्या होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, चार्ज क्या हो गया वहां पे, डेवलप हो गया। ठीक है जी, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो क्या हुई फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, इट इज द रबिंग ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स विद दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है जी, सो उस वजह से कुछ ना कुछ चार्ज वहां पे डेवलप होगा। एक तो ये हमारा रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है कि देखो जैसे हम कुछ मेथड यूज करते हैं, जैसे हमने ब्रैडिग्स आर्क मेथड यूज किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेटल सोल। ओके, ड्यूरिंग दैट ब्रैडिग्स आर्क मेथड वहां पे जो इलेक्ट्रो डिस्पर्शन हो रही है, ठीक है, वहां पे जो क्या हो रही है, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन हो रही है, वहां पे भी कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो सकता है। सो यू कैन से कि वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकते हैं फ्रॉम द मीडियम और फ्रॉम द एयर। सो वी कैन से सेकंड इज द इलेक्ट्रॉन कैप्चर by the particles from air or during electro dispersion। ठीक है, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन किसमें, ब्रैडिग्स आर्क मेथड में। ठीक है, ब्रैडिग्स आर्क मेथड में क्या हो सकते हैं हमारे पास, वहां पे इलेक्ट्रो डिस्पर्शन से इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकते हैं, जो हमारा सोल बनेगा वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके उसको स्टेबल हो सकता है। थर्ड जो रीजन हो सकता है इसमें वो ये है कि सपोज हम कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं उस सोल में। जैसे हमने बोला कि सोप है हमारे पास, तो सोप में क्या होते हैं, वी हैव सम दिस टाइप ऑफ ग्रुप एंड सम सोडियम आयंस। ठीक है, तो दीज आर द सोडियम साल्ट ऑफ द फैटी एसिड्स। एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल है हमारे पास, साथ में क्या सोडियम आयन है। तो जब ये इसको हम सोल्यूशन में डालते हैं सो दे आयोनाइज। ठीक है, ये क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। अब ये सोडियम आयन जो है ये डिस्पर्शन मीडियम में चले जाते हैं, और ये जो हमारे पास आयंस हैं, नेगेटिव आयन जो हैं, जिनमें एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये क्या करते हैं, अपने आप को एक दूसरे में यहाँ पे अट्रैक्ट करके एग्रीगेट बना देते हैं। तो वो एग्रीगेट क्या बन जाते हैं हमारे पास, एक तरह के कोलाइडल सोल बना देते हैं। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, कोलाइडल सोल बना देते हैं। मींस उसको वहां पे सरफेस के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से हमारे पास क्या आता है, वहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, जो कि हमारे बीच में क्या है, हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके ऊपर हमारे पास क्या आगे सोप मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास ये भी मेथड हो सकता है। तीसरा क्या है, ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन। इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ मेथड, दैट इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। देखो क्या हो रहा है, सपोज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द सिल्वर आयोडाइड सोल। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड का सोल बना रहे हैं। अब दो मेथड है इसको बनाने के, क्या है, देखो सिंपल सी रिएक्शन एक ही है, मेथड दो है। होता क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट को जब हम पोटाशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं, सो वी गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। अब हो क्या सकता है कि हमने नीचे एक बीकर लिया, नीचे बीकर में हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, ओके, जो कि बहुत सारा एक्सेस में पड़ा हुआ है, हमारे पास वाटर का सोल्यूशन है, और ऊपर से हम ब्यूरेट से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन कर रहे हैं किसकी, पोटाशियम आयोडाइड की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोटाशियम आयोडाइड, वी हैव द पोटाशियम आयोडाइड।
जैसे ही एक ड्रॉप पोटेशियम आयोडाइड के बीच में गिरेगी वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगी और वहां पे सिल्वर आयोडाइड बनेगा। ठीक है जी, तो वहां पे एक सपोज कर लो कि प्रेसिपिटेट बन गया किसका, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, तो वहां पे जो बाकी सिल्वर नाइट्रेट आयन है, वहां पे सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन पड़े सोल्यूशन में, उनमें से प्रेफरेंशियली, अब यहां पे प्रेफरेंशियली मींस प्रेफरेंस होगी, किसकी प्रेफरेंस होगी कि जो आयन सिल्वर आयोडाइड और सोल्यूशन में कॉमन होगा वो इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या है, सिल्वर आयन। मींस when we add drop by drop potassium iodide into the silver nitrate solution, we get the silver iodide precipitates with positive charge। वो पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उस सोल्यूशन में से सिल्वर आयन जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉमन है सिल्वर आयोडाइड में और डिस्पर्शन मीडियम में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। ये प्रेफरेंस है कि कौन सा आयन जो एब्जॉर्ब होगा वो कौन सा हुआ, सिल्वर आयन होगा। अगर यही चीज हम रिपीट करते हैं कि हम बीकर में लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ओके, वी आर टेकिंग दी पोटेशियम आयोडाइड एंड वी आर एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप दिस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट का एक ड्रॉप नीचे गिरेगा, ठीक है, दिस इज दी सिल्वर नाइट्रेट, ओके, जैसे ही वो ड्रॉप गिरेगा अगेन इट विल रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड एंड इट विल फॉर्म दी सिल्वर आयोडाइड। तो वहां पे भी क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब उसके ऊपर कौन सा आयन डिपॉजिट होगा, देयर विल बी ए आयोडाइड आयन। क्यों, क्योंकि वो वहां पे एक्वस सॉल्यूशन में बहुत सारे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ तो रिएक्ट करके इसके साथ, कुछ क्या है बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो इस वजह से अब वहां पे सिल्वर आयन नहीं है, क्योंकि सिल्वर तो सारा रिएक्ट कर गया, जितना आयोडीन था उसका रिएक्ट कर गया। ठीक है, अब आयोडीन जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, वो उसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो क्या करेगा, उसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो उस टाइम पे जो हमारे पास चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब सेम टाइप के प्रेसिपिटेट दो डिफरेंट मेथड से डिफरेंट चार्ज क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन। ठीक है, इस तरीके से भी हम जो हम चार्ज डेवलप करना चाहते हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यही सेम मेथड हम यूज करते हैं जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और उस पर हम जो भी चार्ज डेवलप करना चाहते हैं वो हम इजिली कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमने नीचे डिस्पर्शन मीडियम में क्या लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि क्या होता है कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फेरिक क्लोराइड की वाटर के साथ, ठीक है, जब हम वाटर लेते हैं तो वाटर में क्या बनता है, हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक है, अब अगर हमने फेरिक क्लोराइड नीचे लिया और ऊपर से वाटर ऐड कर रहे हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेंगे और बीच में फेरिक क्लोराइड में फेरिक आयन पड़े हुए हैं, वो इसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएंगे, वो इसकी सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, फेरिक आयन जो वो इसकी सरफेस पे डेवलप होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अगर यही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं, हम क्या लेते हैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बीच में जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो OH नेगेटिव आयन है, और यू कैन से कि जब हम OH नेगेटिव आयन नीचे लेते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन हम बीकर में लेते हैं और ऊपर से हम फेरिक क्लोराइड डालते हैं, तो जैसे ही फेरिक क्लोराइड बीच में जाता है वो वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, वहां पे क्या बनते हैं हमारे पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड। नाउ इन दिस सॉल्यूशन वी हैव द सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस है, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे, इसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो नेगेटिव चार्ज सोल बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ मेथड। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं, जो इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, उनको हम उससे क्या क्या फिनोमेना स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि हम दो फिनोमेना को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम कैटाफोरेसिस भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द कैटाफोरेसिस। अब ये होता क्या है, देखो, जब कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम प्लेस करते हैं इन बिटवीन दी टू इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेट्स, मींस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या हमारे पास कोलाइडल सोल है, दिस इज कोलाइडल सोल, और अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर जो चार्ज होगा डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, अगर सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हमारा कोलाइडल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम जब स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं यू शेप ट्यूब में। ठीक है, यू शेप ट्यूब में हम क्या करते हैं, हमारा कोलाइडल सोल ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रिक प्लेट लगा देते हैं दोनों लिम्स में, और कोलाइडल सोल हम इसमें लेके
ठीक है, इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनोमिना क्या है? इट इज अ फिनोमिना ऑफ माइग्रेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे। अगर तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना, सो दिस फिनोमिना, दिस होल फिनोमिना इज नोन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल्स ऑपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ जाएंगे, वहां पे अपना चार्ज लूज कर देंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव प्लेट पे जाके वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, अपने चार्ज लूज कर देंगे, और वहां पे वो क्या कर देंगे, कोगुलेट कर जाएंगे। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएंगे, वो कोगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मींस हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से कि हमारे जो कोलाइडल सोल बने हैं उनके ऊपर चार्ज क्या है, उनके ऊपर चार्ज क्या है। मींस द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन द कोलाइडल सोल and its nature, whether positive or negative, can be determined with the help of the electrophoresis. ठीक है, so if the particles are accumulating at the negative electrode, means the charge on the particle is positive. On the other hand, if the soul particles are accumulating near the positive electrode, the charge on the particles is negative. ठीक है, so जैसे मैंने बताया कि जैसे ही ये oppositely charge प्लेट की तरफ मूव करते हैं, वहां पे अपना चार्ज लूज कर देते हैं और वो वहां पे न्यूट्रलाइज होके कोगुलेट कर जाते हैं। ठीक है, वहां पे उनकी कोगुलेशन हो जाती है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस वी कैन इजीली ऑब्जर्व द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। नेक्स्ट फिनोमेना इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होती है, भी ऑस्मोसिस करनी है हमने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं डिस्पर्शन मीडियम में, वो मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो फिनोमेना है दैट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था, जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स थे, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स थे, वो मूव करते थे। ठीक है, वो मूव करते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करेंगे। ठीक है, मींस इफ इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज इज प्रिवेंटेड बाय सम सूटेबल मींस, सो डिस्पर्शन मीडियम क्या करेगा, वो मूव करेगा जस्ट ऑपोजिट दैट ऑफ द जो उसके पास चार्ज होगा। ठीक है, सो यू कैन से व्हाट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इट इज द फिनोमेना ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव is known as the electroosmosis। ठीक है, इसको स्टडी कैसे करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, एक लंबी सी ट्यूब लेते हैं। उस ट्यूब को हम 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने यहां पे लगा दी। ठीक है, ये कंपार्टमेंट हमारा ए कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट हमारा बी कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट हमारा क्या है, सी कंपार्टमेंट है। ठीक है, और इन बिटवीन यहां पे हमारे पास 2 सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हैं, 2 डायाफ्राम है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डी, दैट इज नोन एज द डी प्राइम। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन ले ली, एक को हमने डी बोल दिया, दूसरे को हमने डी प्राइम बोल दिया। और इसके बीच में सी कंपार्टमेंट, सेंटर कंपार्टमेंट में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन कहां से डालेंगे, यहां पे हमें एक ट्यूब होती है, वहां पे हमने स्टॉप कॉक लगाया हुआ, यहां से हमने इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा सी कंपार्टमेंट बना हुआ है, जो कि हमने फ्रेशली बनाया है। ओके, और जो हमारा कंपार्टमेंट ए और बी है, इसमें हमने प्योर वाटर ले लिया। इसमें हम क्या ले लेते हैं, प्योर वाटर ले लेते हैं ए और बी में। प्योर वाटर लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें 2 मेटल प्लेट क्या करते हैं, इसमें हैंग कर देते हैं। ठीक है, एक यहां पे, एक यहां पे। ठीक है, इस तरीके से हम इनको हैंग कर देते हैं और इस सारे सिस्टम को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस सारे सिस्टम को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद इसमें से हम जो पाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर डालते हैं, वो इसमें हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, स्टॉप कॉक लगा के हम क्या करते हैं, इसमें वाटर वाली जो पाइप्स थी वो हम फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। और वाटर का जो लेवल है हम दोनों साइड पे बराबर कर देते हैं। ठीक है, दोनों लिम्स में क्या होता है, वाटर का लेवल जो है वो बराबर है, और ए बी हमने कंपार्टमेंट जो पूरी तरह से फिल कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हम इन प्लेट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, सपोज हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया,
तो क्या होगा, अब थ्रू सेमीफेरम मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स मूव करेंगे। अगर तो हमारा जो कोलेडल सोल है, इफ इट इज नेगेटिव, कोलेडल सोल अगर नेगेटिव है तो मींस डिस्पर्शन मीडियम में क्या होगा, वी हैव द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो डिस्पर्शन मीडियम में है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो मींस हमारे पास इस सी कंपार्टमेंट में से बी कंपार्टमेंट में वाटर जाना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, वाटर का लेवल कम होगा, तो वो वाटर का लेवल क्या होगा, यहां से यहां मूव करेगा, यहां से डिफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो मींस ये जो ट्यूब है जिसको हम टी और यहां पे टी प्राइम कह देते हैं, सो मींस व्हेन देयर इज ए मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सी टू बी, देन वी विल ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका लेवल जाएगा डाउन, और यहां पे तो हमें नहीं दिखेगा कि वाटर का लेवल डाउन जा रहा है, क्योंकि ये फटाफट क्या कर रहा है, उसको कंपनसेट कर रहा है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ए से जो वाटर है वो बी में मूव कर रहा है थ्रू दी सेमीफ्लोर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, कोलाइडल सोल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इफ कोलाइडल सोल इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, देन डिस्पर्शन मीडियम में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। डिस्पर्शन मीडियम में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट में मूव करेगा। तो फर्दर क्या होगा, सोल्यूशन जो बी जो कंपार्टमेंट है वहां से वाटर जो है सी में मूव करेगा, सी से ए में मूव करेगा। अल्टीमेटली क्या ऑब्जर्व होगा कि देयर इज ए मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बी टू ए। पहले क्या दिख रहा था हमें, ए से बी में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जो वाटर का लेवल है वो टी जो प्राइम ट्यूब है उसमें डाउन जाना शुरू करेगा। सो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सो ये था हमारा आज का टॉपिक।